हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर नंबर 3 में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो तथा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट लेक्चर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करेंगे। ये आपकी क्विक रिवीजन में हेल्पफुल होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन बाय विंड? मीन्स कि जब पॉलिनेशन हवा के द्वारा होती है तो उसके लिए हम कौन सी टर्म का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गेमेटोफाइट का नाम क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज जीनोगैमी? जीनोगैमी क्या है? सो आप लोग पॉजिटिवली इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें। सो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. ज़्यादातर फूलों वाले पौधे हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल, जिन फूलों में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, इन फूलों के पोलन ग्रेन्स का उसी फूल के स्टिग्मा के संपर्क में आना आम है। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन करती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने से संतानों की सर्वाइवल फिटनेस कम हो जाती है, क्योंकि छिपे हुए नुकसानदायक जीन डोमिनेंट हो जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। फूलधार पौधों ने क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए तथा सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए कई तरीके बना लिए हैं। इन्हें हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब पोलन ग्रेन्स एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पोलन ग्रेन्स एक पौधे के फूल से उसी फूल पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। सो अब आप पिक्चर में देख रहे हैं ए, जो ए है उस पे जो एंथर है, एक ही फूल का एंथर उसी फूल के स्टिग्मा पर लैंड करेगा एंड फर्टिलाइजेशन करेगा। सो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। इसे हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं बी, इसमें एक फूल के एंथर में से निकले हुए पोलन ग्रेन्स उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। सो ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन का ही मेथड है, जिसे हम जिटनोगैमी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं सी, यानी एक पौधे के फूल से निकले हुए पोलन ग्रेन्स दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम जीनोगैमी है। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. कुछ प्रजातियों में पोलन ग्रेन्स का झड़ना तथा स्टिग्मा की मैच्योरिटी सिंक्रोनाइज्ड यानी एक ही समय पर नहीं होती। जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर होता है तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता, जिससे उसी फूल के स्टिग्मा एंड पोलन का आपस में पॉलिनेशन नहीं हो पाता एंड सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of the pollen. या तो पोलन पहले ही झड़ जाते हैं जब स्टिग्मा इमैच्योर हो, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए एंड पोलन ग्रेन्स बाद में झड़े। In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevents autogamy.
कुछ प्रजातियों में पोलन तथा स्टिग्मा अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं ताकि वे पोलन उसी फूल के स्टिग्मा के संपर्क में ना आ सके। ये दोनों ही तरीके सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोकते हैं। अब आप स्लाइड में देख रहे हैं एक फ्लावर जिसमें कि स्टिग्मा बहुत ही लॉन्ग एंड ऊंचा है एंड जो एंथर्स हैं वो काफ़ी नीचे हैं, ताकि जब उस फूल के एंथर्स मैच्योर हों एंड बर्स्ट हों एंड पोलन ग्रेन्स को रिलीज करें तो वो पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पर ना पहुंच सकें, क्योंकि एंथर एंड स्टिग्मा दोनों ही डिफरेंट पोजीशंस पर हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का तीसरा तरीका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर or other flowers of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. यह एक जेनेटिक तरीका है जिसमें पिस्टल उन पोलन की पोलन ट्यूब बनने में सहायता नहीं करता जो कि या तो उसी फूल के हों या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के हों, ताकि ये पोलन ओव्यूल को फर्टिलाइज ना कर सके। Another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flowers. सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का अन्य तरीका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी वो फूल जिनमें केवल एक ही मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, उन्हें प्रोड्यूस करना है। If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize monoecious, it prevents autogamy but not the geitonogamy. अगर मेल तथा फीमेल फूल एक ही पौधे पर हों जैसे कैस्टर तथा मेज, यह ऑटोगैमी को रोक सकता है लेकिन जिटनोगैमी को नहीं रोक सकता। In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female dioici. This condition prevents both autogamy and geitonogamy. कई प्रजातियों जैसे पपाया में मेल तथा फीमेल फ्लावर अलग अलग पौधों में होते हैं। यह अवस्था ऑटोगैमी तथा जिटनोगैमी दोनों को ही रोकती है। अब आप स्लाइड में देख रहे हैं कैस्टर फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे में होते हैं। अब आप देख रहे हैं मेज फ्लावर। मेज फ्लावर में भी मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर होते हैं। अब आप देख रहे हैं पपाया मेल फ्लावर प्लांट। अब देख रहे हैं पपाया फीमेल फ्लावर प्लांट। Pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer lead to fertilization. पॉलिनेशन यह पक्का नहीं करता कि पोलन ग्रेन यदि स्टिग्मा पर लैंड हो ही गया है तो फर्टिलाइजेशन होना तय है। If the pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in style. यदि पोलन ग्रेन किसी अन्य प्रजाति का हो तो स्टिग्मा यानी पिस्टल उसे जर्मिनेट होने से रोक देता है, मीन्स पोलन ट्यूब नहीं बनती। The ability to the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between the pollen grain एंड द पिस्टल। पिस्टल की यह योग्यता कि वह पहचानता है कि पोलन ग्रेन ठीक प्रजाति का है या नहीं तथा फिर यह उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, यह सब पोलन ग्रेन तथा पिस्टल के बीच होने वाले लगातार डायलॉग के कारण होता है। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। यह डायलॉग कुछ केमिकल्स के द्वारा चलाया जाता है।
इसमें पोलन ग्रेन्स कुछ केमिकल्स सिक्रेट करते हैं जो कि हर स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स अलग अलग टाइप का केमिकल सिक्रेट करते हैं। पिस्टल पोलन ग्रेन को इन केमिकल्स से ही पहचानते हैं। It is only in recent years that the botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection. कुछ साल पहले ही बॉटनिस्ट को इस पोलन पिस्टल के केमिकल डायलॉग तथा इस इंटरैक्शन का पता चला जिससे कि पिस्टल पोलन ग्रेन को पहचानता है तथा फिर या उसे रिजेक्ट करता है या उसे एक्सेप्ट करता है। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. जैसा कि पहले ही बताया गया है कि सही पोलन ग्रेन जो कि उसी प्रजाति का हो जिस प्रजाति का पिस्टल है, तभी स्टिग्मा यह अनुमति देगा कि पोलन ग्रेन के जर्म पोर में से पोलन ट्यूब बने तथा पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सके। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन के तत्व पोलन ट्यूब में जाते हैं। Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. Pollen tube stigma तथा style के टिश्यू से होती हुई ओवरी तक पहुंचती है। You would recall that in some plants pollen grains are shed at two-celled condition, a vegetative cell and a generative cell. In such plants, the generative cell divides and forms the two male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma. आपको यह याद होगा कि कुछ प्रजातियों में पोलन ग्रेन्स टू सेल्ड कंडीशन यानी जब पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल तथा एक जनरेटिव सेल हो तभी वह जड़ जाती हैं। इन प्लांट्स में जनरेटिव सेल डिवाइड होकर टू मेल गैमीट बना देता है जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा में जाती है। In plants which shed pollen in the three-celled condition, pollen tube carry the two male gametes from the beginning. जिन प्लांट्स में पोलन ग्रेन 3-celled स्टेज में झड़ते हैं उनमें पोलन ट्यूब शुरू से ही मेल गैमीट साथ में ले जाती है। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropylar and then enters one of the synergid through the filiform apparatus. पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचने के बाद माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल में एंटर करती है। पोलन ट्यूब फिर फिलिफॉर्म अपरेटस तथा सिनर्जिड्स तक पहुंचती है। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of the pollen tube. कई स्टडीज में हमें पता चला है कि जो फिलिफॉर्म अपरेटस जो सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर पार्ट की तरफ होती हैं पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स में जाने के लिए गाइड करती हैं। All these events from the pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. ये सारे इवेंट्स स्टिग्मा पर पोलन का लैंड करना तथा पोलन ट्यूब का ओव्यूल में जाना, इन सभी इवेंट्स को पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहा जाता है। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. जैसा कि पहले ही बताया गया था कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एक चलता रहने वाला प्रोसेस है। इसमें पोलन ग्रेन का पिस्टल द्वारा पहचाना जाना तथा फिर उसका आगे बढ़ना या नष्ट होना होता है। The knowledge gained in this area would help the plant breeders in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrids. इस संबंध में प्राप्त हुई नॉलेज प्लांट ब्रीडर्स की पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को बदलने में हेल्पफुल साबित होगी, इससे कि अन्य प्रजातियों के पोलन हो किसी भी प्रजाति
के पिस्टल पर जर्मिनेट करवाकर अपनी इच्छा अनुसार हाइब्रिड तैयार करवा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं स्लाइड में पोलन ट्यूब्स कैसे स्टिग्मा पर आकर लैंड होते हैं तथा कैसे पोलन ट्यूब बनती है। अब आप फिर से देख रहे हैं पोलन ट्यूब्स जो कि स्टिग्मा के अंदर बनी हुई है। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as pea, chickpea, clotellaria, balsam, vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of the microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. आप पोलन जर्मिनेशन यानी पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का निकलना आसानी से देख सकते हैं। पी, चिकपी, क्लोटेरिया, बल्सम एंड विंसा के फ्लावर्स से कुछ पोलन ग्रेन्स लीजिए तथा उसे डस्ट कीजिए उस ग्लास स्लाइड पर जिस पर 10% शुगर सॉल्यूशन की एक ड्रॉप हो। 10 से 15 मिनट के बाद इस स्लाइड को लो पावर लेंस के साथ माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। आप संभवतः ही पोलन ग्रेन्स से पोलन ट्यूब को बाहर आता हुआ देखेंगे। अब आप स्लाइड में देख रहे हैं पी फ्लावर, चिकपी फ्लावर, क्लोटेलेरिया फ्लावर, बल्सम फ्लावर एंड विंसा फ्लावर। तो चलिए अब हम विनका फ्लावर के पोलन को जर्मिनेट करवा के देखते हैं। सबसे पहले हम विनका फ्लावर से एंथर रिमूव करेंगे, फिर हम एंथर को नीडल की हेल्प से ग्लास स्लाइड पर रखेंगे। अब हम 10% सुक्रोज सॉल्यूशन की 1 या 2 बूंद इस पर डालेंगे। अब हम एंथर को पिंस की हेल्प से टियर करेंगे ताकि सारे पोलन ग्रेन्स एंथर से बाहर निकल जाएं। अब हम इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे। अब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। पहले ये ऐसा दिखता है, फिर 30 से 35 मिनट के बाद इसके पोलन ट्यूब्स जर्म पोर से बाहर आ गए हैं। अब ये ऐसा दिख रहा है। इस तरह पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होते हैं तथा पोलन ट्यूब बनती है। As you shall learn in the chapter on the plant breeding, chapter number 9, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. आप आगे प्लांट ब्रीडिंग के चैप्टर में जानेंगे कि एक ब्रीडर दिलचस्प होता है कि वो अलग अलग प्रजातियों को क्रॉस करवाकर नए नए कॉम्बिनेशन के जीव बनाए जो कि कमर्शियली काफ़ी लाभदायक हों। Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का एक तरीका है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। इन प्रयोगों में यह ध्यान रखना होता है कि स्टिग्मा केवल ब्रीडर की इच्छा के पोलन से ही जर्मिनेट हो। इसके लिए स्टिग्मा को अन्य पोलन ग्रेन्स से बचाना होता है। यह इमैस्कुलेशन तथा बैगिंग द्वारा किया जाता है। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉसेप्स इज नेसेसरी। यदि फीमेल पेरेंट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हों तो एंथर को फ्लावर बड से हटा दिया जाता है। इससे पहले कि एंथर बर्स्ट हो, इस स्टेप को इमैस्कुलेशन कहते हैं। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called bagging.
इमैस्कुलेट हुए फ्लावर्स को एक बटर पेपर या सूटेबल बैग से कवर किया जाता है ताकि अनचाहे पोलन के लैंड होने से स्टिग्मा को बचाया जा सके। इस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं। When the stigma of the bagged flower attains receptivity, mature pollen grains collected from the anthers of the male parent are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits are allowed to develop. जब बैग्ड फ्लावर्स का स्टिग्मा मैच्योर होता है तब मैच्योर पोलन ग्रेन्स जो कि डिज़ायर्ड वैरायटी के होते हैं उन्हें स्टिग्मा पर डस्ट किया जाता है तथा स्टिग्मा को दोबारा कवर कर दिया जाता है तथा फल बनने के लिए रख दिया जाता है। If the female parent produce unisexual flowers, there is no need for emasculation. यदि फीमेल पेरेंट में यूनिसेक्सुअल फूल हो तो emasculation की ज़रूरत नहीं होती। The female flower bud are bagged before the flower open. इस स्थिति में फीमेल फ्लावर को खुलने से पहले ही बैग से कवर कर दिया जाता है। When the stigma become receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged. जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाए तो अपनी इच्छा के पोलन ग्रेन उस पर डस्ट किए जाते हैं तथा फिर से उसे कवर कर दिया जाता है। अब आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर में चेंज कर दिया जाता है बाय रिमूविंग एंथर्स। हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं, फिर उसके एंथर को काट कर हम उसे सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर बना देते हैं, मतलब उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट रहता है। फिर हम उसे एक बैग से कवर कर देते हैं। ये प्रोसेस बैगिंग कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। जब पोलन ट्यूब सिनर्जिड में पहुंच जाती है तब यह दोनों मेल गैमीट्स को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डाल देती है। वन ऑफ द मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, thus completing it the syngamy। एक मेल गैमीट एग सेल की तरफ बढ़ता है तथा उससे फ्यूज होकर सिनगैमी को कंप्लीट करता है। This results in the formation of diploid cell, the zygote। सिनगैमी के अंत में जाइगोट बनता है। The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus, that is PEN। अन्य मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ता है जो कि सेंट्रल सेल में होता है तथा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN बनाता है। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion। क्योंकि इसमें 3 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं इसीलिए इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। Since 2 types of fusions, syngamy and the triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomena is termed as double fertilization, an event unique to flowering plants। जैसे कि 2 तरह की फ्यूजन यानी सिनगैमी तथा ट्रिपल फ्यूजन एक एम्ब्रियो सैक में ही होती है, इसीलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि हर फ्लावरिंग प्लांट का अनोखा इवेंट है। The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell, that is PEC, and develops into the endosperm while the zygote develops into the embryo। सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद PEC यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बदल जाता है तथा एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है तथा जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। अब आप स्लाइड में देख रहे हैं कि
पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहले लैंड होते हैं, फिर उन पोलन ग्रेन्स की पोलन ट्यूब बनती है। आप एम्ब्रियो सैक में एग सेल देख रहे हैं। अब आप पोलर न्यूक्लियाई को देखिए। अब आप सिनर्जिड देख रहे हैं। अब आप एंटीपोडल सेल्स देख रहे हैं। अब आप पोलन ट्यूब देखिए कि वो सिनर्जिड्स की तरफ बढ़ी है, वो सिनर्जिड में एंटर हो चुकी है। मेल गेमीट्स उसकी टिप पर हैं। वेजिटेटिव सेल मेल गेमीट्स के बिल्कुल पीछे। फिलीफॉर्म अपरेटस उसकी हेल्प कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है सिनर्जिड्स की तरफ। अब आप सिनर्जिड्स के न्यूक्लियस को देखिए। ये है एग न्यूक्लियस, ये है सेंट्रल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सिनगैमी हो चुकी है। ये है मेल गेमीट्स, ये है पोलर न्यूक्लियाई। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। Following double fertilization events of the endosperm and embryo development, maturation of the ovules into seeds and ovary into fruit are collectively termed as post-fertilization events. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म तथा एम्ब्रियो का बनना, ओव्यूल का सीड में बदलना तथा ओवरी का फ्रूट में बदलना पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में आता है। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाई? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट क्यों होती है? दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द एम्ब्रियो नीड्स न्यूट्रिशन फॉर इट्स ग्रोथ। ये आपको पता है कि एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं। टू एंश्योर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो आफ्टर द ज़ाइगोट फॉर्म्स, it goes in a rest stage and parallelly the endosperm develops. Hence the endosperm develops before the embryo. इस पोषण को सुनिश्चित करने के लिए जाइगोट बनने के बाद एक रेस्ट पीरियड में जाता है, साथ ही साथ एंडोस्पर्म डेवलप होता रहता है जो कि एम्ब्रियो को पोषण देता है। The primary endosperm cell divides rapidly and forms a triploid endosperm tissue. प्राइमरी एंडोस्पर्म के सेल तुरंत ही डिवाइड होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना देते हैं। The cells of the tissue are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. इस टिश्यू के सेल फूड मटेरियल से भरे होते हैं तथा डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को पोषण देते हैं। In most common type of endosperm development, the PEN, primary endosperm nucleus, undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. सबसे सामान्य तरह की एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक के बाद एक न्यूक्लियर डिवीजन करके फ्री न्यूक्लियाई बनाता है। ऐसी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। यदि इसके साथ ही सेल वॉल बन जाए तो एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। सेलुलर वॉल बनने से पहले बनने वाले फ्री न्यूक्लियाई की गिनती अलग अलग हो सकती है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of the nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. नारियल पानी, जिसे कि आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है तथा नारियल की सफ़ेद गरी सेलुलर एंडोस्पर्म होती है। अब आप देख रहे हैं
कोकोनट, जो ये वाइट कर्नल है दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड नारियल का पानी सो कॉल्ड ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में आइदर बी completely consumed by the developing embryo, that is example in pea, groundnut, beans before seed maturation, or it may persist in the mature seed जैसे कि castor and coconut and be used up during seed germination। डेवलपिंग एम्ब्रियो सीड बनने से पहले सारा एंडोस्पर्म पूरी तरह यूज़ कर सकता है, जैसे कि पीज, ग्राउंडनट एंड बीन्स में, या मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म हो सकता है जो कि सीड जर्मिनेशन के समय यूज़ किया जाता है, जैसे कि कैस्टर तथा कोकोनट में। Split open some seeds of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut, and look for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat, rice, and maize. कैस्टर, कोकोनट, पीज, बीन्स, ग्राउंडनट को खोलिए तथा एंडोस्पर्म को देखिए। पता करिए कि क्या अनाजों जैसे गेहूं, चावल तथा मक्की में एंडोस्पर्म होता है या नहीं। अब आप देख रहे हैं पी सीड, जिसमें आप देख रहे हैं एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड, साथ ही साथ आप देख रहे हैं सीड कोट। अब आप देख रहे हैं ग्राउंडनट सीड, जिसमें कि आप कॉटिलिडन, प्लम्यूल, एम्ब्रियो, रेडिकल, कॉटिलिडन, सीड कोट देख रहे हैं। अब आप बीन सीड को देखिए, जिसमें आप एम्ब्रियो, रेडिकल, एपिकोटाइल, कॉटिलिडन्स, सीड कोट को देखिए। अब आप कोकोनट को देख रहे हैं, व्हीट, राइस, मेज, इन सब में ही फूड स्टोर होता है। Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac, where the zygote is situated. एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एम्ब्रियो बनता है, जहां जाइगोट स्थित होता है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। कुछ एंडोस्पर्म बनने के बाद ही जाइगोट डिवाइड होता है। This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. ऐसा इसलिए होता है ताकि डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को पोषण मिल सके। Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny, are similar in both monocotyledonous and dicotyledons. हालांकि सीड अलग अलग होते हैं, लेकिन मोनोकोट तथा डाइकोट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेजेस समान होती हैं। फिगर 2.3 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोजेनी इन अ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। द जाइगोट गिव्स राइज टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और शूट टिप। आप फिगर 2.13 को देख रहे हैं, जिसमें कि जाइगोट की डेवलपमेंट की स्टेजेस को दिखाया गया है कि कैसे जाइगोट डेवलप होकर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो तथा मैच्योर एम्ब्रियो को बनाता है। अब आप मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो को देख रहे हैं। द रूट टिप इज कवर्ड विद अ रूट कैप। Embryo of the monocotyledonous possess only one cotyledon. In the grass family, the cotyledon is called scutellum, that is situated towards one side of the embryonal axis. रूट टिप रूट कैप से कवर होती है। मोनोकोट एम्ब्रियो के पास एक ही कॉटिलिडन होता है। ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे रेडिकल तथा रूट कैप होता है, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से घिरा होता है, जिसे कि हम कॉलियोराइजा कहते हैं।
At its lower end, the embryonal axis has the radicle and the root cap enclosed in an undifferentiated sheath called the coleorhiza. एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे रेडिकल तथा रूट कैप होता है जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से घिरा होता है जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं. The portion of the embryonal axis above the level of the attachment of the subcutellum is the epicotyle. एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर सबक्यूटेलम का हिस्सा एपिकोटाइल कहलाता है. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. Epicotyle के पास शूट अपेक्स तथा कुछ लीफ प्रिमोर्डिया होते हैं जो कि खाली फॉलियर स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं. Soak a few seed in water, say of wheat, maize, peas, chickpeas, groundnut overnight. कुछ बीज जैसे कि wheat, maize, peas, chickpeas, groundnut को पानी में भिगोकर सारी रात रखें. Then split the seeds and observe the various parts of the embryo and the seed. सुबह उठकर इन सीड्स को खोलिए तथा अलग अलग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म आदि को देखिए. अब आप देख रहे हैं स्प्राउटेड व्हीट, स्प्राउटेड मेज, स्प्राउटेड पीज, स्प्राउटेड चिकपीस, स्प्राउटेड ग्राउंडनट. चलिए अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन के बाद कैसा हो जाता है. एग जो है वो जाइगोट में बदल जाता है. एग में जब मेल गेम्यूट फ्यूज हो जाता है तो वो डिप्लॉयड जाइगोट को बनाते हैं. पोलर न्यूक्लियाई दोनों जब मेल गेमीट से फ्यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल फ्यूजन वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं. सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बदल जाता है. सिनर्जिड्स डीजनरेट मतलब नष्ट हो जाते हैं. एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाते हैं. चलिए अब मैं आपको बोर्ड के लिए जो 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड द डाइकोट एम्ब्रियो वो करवाती हूँ. तो सबसे पहले हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो. Zygote increase in size and secretes its own cellulose cell wall. Zygote साइज में बड़ा होता है तथा अपने आसपास सेलुलोज की सेल वॉल बना लेता है. It divides by mitosis unequally to form large suspensor cell and small embryonal cell. अब जाइगोट माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर अनइक्वल 2 सेल्स बनाता है. बड़े वाले सेल को सस्पेंसर सेल कहते हैं तथा छोटे वाले सेल को एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं. अब आप डायग्राम में देखिए कि जाइगोट ने डिवाइड होकर 2 सेल्स बना लिए हैं. बड़े वाले सेल का नाम सस्पेंसर सेल है तथा नीचे वाले छोटे सेल का नाम एम्ब्रियोनल सेल है. Suspensor cell divides to form 2 cells. One modifies into haustorium which helps to get the nutrition from the outside and the other cell divides and form long suspensor. अब जो बड़ा वाला long suspensor cell था वो 2 में डिवाइड हुआ. उन 2 सेल्स में से एक सेल मॉडिफाई होकर हास्टोरियम बनाता है जो कि एम्ब्रियो की एंडोस्पर्म या बाहर के सोर्स से न्यूट्रिशन को लेने में हेल्प करता है तथा जो दूसरा सेल है वो आगे डिवाइड होकर बड़ा सस्पेंसर बनाता है. अब आप डायग्राम में पहले देखिए कि बड़ा वाला जो सस्पेंसर सेल था वो 2 में डिवाइड हुआ. उसमें से एक सेल मॉडिफाई होकर हास्टोरियम बनाता है तथा बाकी का जो एक सेल था वो फर्दर डिवाइड होकर लॉन्ग सस्पेंसर सेल्स बनाते हैं. The embryonal cell divides to form quadrant and octant stages. Embryonal cell आगे डिवाइड होकर 4 celled stage तथा 8 celled stage बनाता है. The embryonal cell again undergo periclinal and anticlinal divisions to form globular embryo. It is called proembryo.
अब एम्ब्रियोनल सेल चारों तरफ से डिवाइड होकर रेडियल सिमेट्री को अटेन करता है तथा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। अब आप इसी चीज़ को डायग्राम में देखिए कि जो एम्ब्रियोनल सेल था वो बहुत सारी तरफ से डिवाइड हुआ और बहुत सारे सेल्स में बट गया, जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं। सो इसीलिए इस एम्ब्रियो को हम प्रो एम्ब्रियो यानी ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। All the cells of the embryo divides in all the directions to form heart-shaped embryo. अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो के सेल्स फिर से डिवाइड होकर एम्ब्रियो को हार्ट शेप प्रोवाइड करते हैं। डायग्राम में देखिए एम्ब्रियोनल सेल हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में बदल गया है। The embryonal cell modifies to form radical, plumule and cotyledons to form mature embryo. एम्ब्रियोनल सेल मॉडिफाई होकर रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉटिलिडन्स आदि बनाकर एम्ब्रियो को मैच्योर एम्ब्रियो में बदल देते हैं। अब जैसे कि पहले आप देखिए सस्पेंसर, अब आप कॉटिलिडन्स को देखिए, अब आप प्लूम्यूल देखिए, प्लूम्यूल जहां से शूट निकलेगी। अब आप रेडिकल को देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। चलिए अब हम मोनोकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को देखते हैं। अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ द मोनोकोट एम्ब्रियो इज सेम एज दैट ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो अप टू द प्रो एम्ब्रियो स्टेज। प्रो एम्ब्रियो स्टेज तक मोनोकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टेजेस डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टेजेस के समान होती हैं। The cells of the embryo divides and redivides to form many cells which modifies into scutellum, plumule, radicle and thus forms mature monocote embryo. एम्ब्रियो के सेल आगे आगे डिवाइड होकर स्क्यूटेलम, प्लूम्यूल, रेडिकल में मैच्योर होकर मोनोकोट मैच्योर एम्ब्रियो बनाते हैं। अब आप डायग्राम में देखिए एपीब्लास्ट, अब आप एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर साइड देख रहे हैं स्क्यूटेलम। अब आप शूट अपेक्स को देखिए, अब आप कॉलियोपेटाइल को देखिए। कॉलियोपेटाइल होता है शूट अपेक्स एक अनडिफरेंशिएटेड कवर से घिरा होता है जिसे हम कॉलियोपेटाइल कहते हैं। अब आप रेडिकल को देखिए, रेडिकल के ऊपर रूट कैप होता है, क्योंकि रेडिकल से रूट निकलनी है तो रेडिकल के ऊपर रूट कैप है। रूट कैप एंड रेडिकल एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर होते हैं जिसका नाम कॉलियोराइजा है। इसके साथ ही हमारा एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिए सारा कुछ। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।